नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। पिंक सिटी में आपका स्वागत है। पिंक सिटी में आज की जाएगी पाठ्यक्रम में पॉलिटिक्स की। सरकार बदली, कार्यक्रम बदला। हर बार की तरह इस बार भी सत्ता बदलते ही पाठ्यक्रम बदल गया। हर बार की तरह आपको बता दें कि हर बार की तरह सत्ता बदलते ही कार्यक्रम कांग्रेस ने पाठ्यक्रम में दामोदर सावरकर को दया मांगने वाला बता दिया। फिर बात करेंगे जख्मी जयपुर की। जयपुर ने बरसी के 11 साल पूरे किए और लेकिन जख्म अभी भी जिंदा है। बात करेंगे स्मार्ट होती पिंक सिटी की। फिर दिखाएंगे बारिश की फुहार की। देशभक्ति और वीर नहीं थे सावरकर, प्रदेश के स्कूलों में अब यही पढ़ाया जाएगा। दरअसल गहलोत सरकार ने प्रदेश के स्कूलों के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है। भगवा और सेकुलर की सियासत में पाठ्यक्रम बदलाव कर यह दौर 2003 से जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि अपनी अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में छात्रों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क। वीर सावरकर के प्रति यह देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचार, लेकिन ये विचार प्रदेश की कांग्रेस सरकार को नहीं है स्वीकार। वीर सावरकर के बारे में जिस प्रकार से महिमा मंडन पिछली सरकार ने किया था, हमने आते ही पाठ्यक्रम की समीक्षा की एक समिति बनाई। उस समिति ने बड़े ही ठोस तथ्यों के आधार के ऊपर अपनी जो बात लिखी है उस पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यानी सरकार बदली और बदल गया पाठ्यक्रम। बीजेपी ने पढ़ाया वीर सावरकर महान क्रांतिकारी थे। अब कांग्रेस पढ़ाएगी पुर्तगाल का पुत्र बता मांगी थी रिहाई। नए पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी में बड़ा बदलाव। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात। भगवा बनाम सेकुलर की सियासत। यह है पाठ्यक्रम पॉलिटिक्स। वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में जो सावरकर वीर योद्धा और महान स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस का राज आते आते अब वो गद्दार हो गए हैं। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में जो बदलाव किया गया है उसमें आप जो मुख्य पृष्ठ है उस पर महाराणा प्रताप की फोटो देख सकते हैं, लेकिन भीतर का जो पेज नंबर 50 है उसमें वीर सावरकर का तस्वीर तो छापा गया है और उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी भी बताया गया है। और उन्होंने जो यातनाएं सही जेल में उसका भी जिक्र किया गया है, किस तरह से उनको पकड़ा गया, किस तरह से उनको अंडमान निकोबार ले जाया गया, सेलुलर जेल में रखा गया। लेकिन उसके बाद में जो कथन आता है वो ये बताता है कि उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 दया याचिकाएं पेश की और जेल से बाहर निकलने की ब्रिटिश हुकूमत से भीख मांगी। प्रदेश की पाठ्यक्रम पॉलिटिक्स में आखिरकार गहलोत सरकार ने वीर सावरकर को हीरो से विलन बना ही डाला। जिन वीर सावरकर को पिछले पाठ्यक्रम में महिमा मंडित किया गया था, वे सावरकर अब नए पाठ्यक्रम में विलन बन गए हैं। सावरकर को महान बताने की उनकी, दीनदयाल उपाध्याय को महान बनाने की उनकी जो सोच थी, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं थी। निश्चित रूप से उनका अपनी अपनी जगह कोई न कोई योगदान रहा होगा, लेकिन वीर सावरकर के बारे में जिस प्रकार से महिमा मंडन पिछली सरकार ने किया था, हमने आते ही पाठ्यक्रम की समीक्षा की एक समिति बनाई। उस समिति ने बड़े ही ठोस तथ्यों के आधार के ऊपर अपनी जो बात लिखी है उस पाठ्यक्रम में शामिल किया है। उसके उनके पास में एविडेंस मौजूद है, उनके पास साक्ष्य हैं और उस साक्ष्य के आधार पे उन्होंने लिखा है कि वीर सावरकर ने माफी के लिए दरखास्त की थी। ऐसे कोई नहीं लिख सकता, बिना कोई इतिहास नहीं लिख सकता। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में अगर बल पड़ता हो, इससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो इतिहास में है वो ही पढ़ाएंगे। सीएम अशोक गहलोत भी इस बदलाव को सही ठहरा रहे हैं। उनका तर्क है कि सरकार ने कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही बदलाव का फैसला लिया है। सालों से सुनता हूँ आ रहा हूँ इस बातों को। ये तो जो कमेटी बनती है एग्जाम करने की, कोर्ट से कौन से हो कौन से नहीं हो, ये डिबेट का विषय बना रहता है। ये पूरे देश के अंदर, पूरे राज्यों के अंदर सरकारें बदलती है, साथ साथ में कमेटी बनती है, एग्जामिन करते हैं। तो मेरा मानना कोई भी पार्टी हो जो इतिहास को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, वो खुद का भी इतिहास नहीं बना पाएंगे, ये मेरा मानना है। जाहिर है पाठ्यक्रम में ये बदलाव बीजेपी को हजम नहीं हो रहा। बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री
वासुदेव देवनानी ने इसे महान देशभक्त वीर सावरकर का अपमान बताया है। उन्होंने कांग्रेस को एक ही परिवार का गुणगान करने वाली पार्टी बताया। कांग्रेस सदैव एक ही परिवार के गुणगान करने वाली और राष्ट्रभक्तों के इतिहास से परहेज करने वाली पार्टी रही है और हिंदुत्व विशेष रूप से विरोधी मानसिकता की पार्टी होने के कारण ऐसे राष्ट्रभक्त जिनका हिंदुत्व के साथ संबंध रहा है उनका हमेशा उपेक्षा करना और उसके विपरीत उनका गलत इतिहास पढ़ाने की जो सोच रही है, वास्तव में वही कारण बना कि अकबर महान के पाठ को हटाने पर महाराणा प्रताप को महान कहने में इनको संकोच हो रहा है। प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में ये बदलाव पहली बार हुआ हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसकी शुरुआत 2003 में ही हो गई थी, जब बीजेपी सरकार ने पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए। प्रदेश के पाठ्यक्रम में वीर वीरांगनाएं आईं। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, वीर सावरकर पाठ्यक्रम का हिस्सा बने। लेकिन 2009 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने पाठ्यक्रम बदल डाला और बीजेपी सरकार के समय शामिल किए गए पाठ संदर्भ हटाकर नया सिलेबस जारी किया। इसके बाद में बीजेपी सरकार की वापसी हुई तो पाठ्यक्रम फिर बदल गया। किताबों से नेहरू के अंश कम किए गए, सावरकर और संघ के अन्य नेताओं के पाठ जोड़े गए, कई वीर वीरांगनाओं के पाठ जोड़कर नई किताबें छपवाई गई। सबसे बड़ा विवाद महाराणा प्रताप और अकबर की महानता को लेकर हुआ। आखिरकार प्रताप को महान बताने वाला पाठ शामिल किया गया। इसके बाद 2018 में ही सत्ता संभालते ही कांग्रेस सरकार ने पाठ्यक्रम की समीक्षा की कवायद शुरू कर दी थी और आखिरकार उसे कर दिखाया। प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है और इसके साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम भी बदला जा रहा है। यानी पिछले 5 सालों में जिन स्कूलों में वीर सावरकर को महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी बताया गया, अब अगले 5 साल उन्हीं स्कूलों में 5 साल तक सावरकर वीर नहीं थे ये पढ़ाया जाएगा। लगता है अपनी अपनी विचारधाराओं का पोषण कर रही इन सरकारों को बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं। बेशक सियासत के जरिए सत्ता शीर्ष तक पहुंचना हर सियासी दल का लक्ष्य है, लेकिन इन सबके बीच बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ सियासतदानों की नीयत पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वसुंधरा सरकार के वक्त जो प्रोजेक्ट अधूरे रहे थे, उन प्रोजेक्ट को अब अशोक गहलोत की सरकार पूरा करेगी। कांग्रेस सरकार ने संकेत दिए हैं कि आधारभूत ढांचा निर्माण से जो ऐसी सभी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा जिसकी मांग जनता सालों से करती रही है। आचार संहिता की सीमा खत्म होने के बाद सरकार ऐसे प्रोजेक्ट पर आगे काम शुरू करेगी। देखिए रिपोर्ट। अधूरे प्रोजेक्ट्स पर सरकार का एक्शन। पिछली सरकार के प्रोजेक्ट, गहलोत सरकार का एक्शन। सूबे में सियासत करवट के बाद कई अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को लेकर नई उम्मीदें परवान चढ़ने लगी हैं। वहीं गहलोत सरकार ने भी साफ कर दिया कि राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में चल रहे जनता से जुड़े करोड़ों के अधूरे प्रोजेक्ट्स को मौजूदा सरकार पूरा करेगी। निश्चित तौर पर डिले तो हुए हैं, क्योंकि मार्च दिसंबर में ये इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद में फिर असेंबली चली गई। असेंबली के दौरान कुछ नहीं हो सकता था। असेंबली के बाद में फिर ये जो इलेक्शंस आ गए, इसकी आचार कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो तब से काम तो करीब सा एक तरह से सड़क पे तो बंद ही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के इस बयान के बाद जनता में भी इस बात की खुशी है कि अब उन्हें अधूरे प्रोजेक्ट्स के चलते परेशान नहीं होना पड़ेगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अधूरे प्रोजेक्ट्स की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं, उनको भी पूरा हमें ही करना है। वो तो हमेशा होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनके पास पैसा तो होता नहीं है पूरा, और वो काम चालू कर देते हैं ये समझ करके कि आएगी अगली सरकार, वो चुकाती रहेगी। यही जयपुर में हुआ, यही जोधपुर में हुआ, और यही कोटा में हुआ, और यही बीकानेर में हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं वसुंधरा सरकार के समय अधूरे रहे उन प्रोजेक्ट्स की कि जिन्हें गहलोत सरकार पूरा करने की बात कह रही है। रिंग रोड परियोजना का काम जिसे सरकार NHAI से पूरा करवा रही है। द्रव्यवती नदी सौंदर्यीकरण परियोजना को भी गहलोत सरकार ने पूरा करने का भरोसा दिया है। अंबेडकर सर्किल से सडोला अजमेर रोड एलिवेटेड परियोजना पर चल रहा है काम। मेट्रो फेज 1B प्रोजेक्ट और मेट्रो फेज 2 की नई DPR तैयार करवाने का काम जारी। ये वो अधूरे प्रोजेक्ट हैं जिसे पूरा करने की उम्मीद काफी वक्त से लगाई जा रही थी।
साथ ही सरकार ने बाकी शहरों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स के प्लान मांगे हैं। हमारे प्रोजेक्ट की हम तैयारियां कर रहे हैं, हमारे अधिकारी जो है वो भी तैयारियां कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे डायरेक्शंस हैं उसके अनुसार हर शहर में क्या नए प्रोजेक्ट्स लिए जा सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के बाबत जो है पूरी तैयारियां चल रही हैं। अब ये आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद में सब बात करेंगे इस बारे में। सरकार बदलने के बाद पिछली सरकार के प्रोजेक्ट्स पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे थे, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने राजनीति से ऊपर उठकर जनता के हित में फैसला लिया और अब जनता की सालों पुरानी उम्मीदें पूरी होंगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। और जयपुर नगर निगम की कर्मचारी टुडे यूनियन ने निगम आयुक्त से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों से जुड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई और पूरा न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। को लेकर जो कई समय से लंबित चली आ रही थी, उसके बारे में आज आयुक्त महोदय से मिलकर के और कर्मचारियों की मांगों के संबंध में जो है हमने एक मांग पत्र दिया है और उनसे निवेदन किया कि इनका तुरंत निष्पादन किया जाए ताकि जो कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो उसको समाप्त किया जा सके। और पुलिस ने मानसरोवर इलाके में हुई 45 लाख रुपए के लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। बता दें कि लूट की ये वारदात 4 मई को हुई थी, जहां फायरिंग कर बदमाश लूट कर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को रिमांड पर ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। जनरल कर्मचारी जिसको हमने गिरफ्तार किया है, दीनदयाल, उसने अपने रजनीश चौधरी नाम का जो अपना साथी था उसको, उसने सारा रिश्तेदार भी था उसको उसने बताया कि इस तरीके से सारी कैश का ले जाना होता है। इस पे रजनीश चौधरी ने अपने धौलपुर ग्वालियर के जो साथी थे उनको यहाँ पे कॉल किया और ये सारी वारदात अंजाम दी गई। और राजधानी एटीएस ने जयपुर एयरपोर्ट से एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। एटीएस ने महिला को हवाला कारोबारी जैसी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पकड़ा है। महिला के पास से तस्करी का सोना भी मिला है, जिसके बाद एटीएस ने महिला को कस्टम जांच के लिए सौंप दिया है। और जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कई स्थानों पर कार्रवाई कर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त किया। जोन 8 में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त किया गया है। दरअसल पार्क की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया था, जिसके चलते नगर निगम ने कार्रवाई कर अवैध जमीन पर पीला पंजा चला दिया। और बढ़ते अगली खबर पर, राजधानी में सड़कों पर खुलेआम घूम रहा खूंखार आतंक। एक ऐसा आतंक जो मौका मिलते ही लोगों को अपना शिकार बना लेता है। तो अगर आप जयपुर में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आतंक आप पर भी अटैक कर सकता है। राजधानी वालों सावधान, जयपुर वालों जाग जाओ, सड़क पर संभल कर चलो, हर समय चौकन्ने रहो, क्योंकि सड़क पर खुला खतरा है। डेंजर डॉग से बच के। अस्पताल में शिकार और सड़कों पर खुला घूमता खूंखार शिकारी, जो जब चाहे जिसे चाहे अपना शिकार बना लेता है। फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा इंसान, महिला हो या कोई हो बुजुर्ग, बस झट से झपट्टा मारा और पहुंचा दिया अस्पताल। तो कुत्ता बैठा था वहाँ पर बम्बूलों के अंदर, पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, वहाँ से निकल के खा गया। कुत्ता वो एक ही था, पागल था कुत्ता वो। जो जयपुर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, आजकल इस खुले आतंक की वजह से सुर्खियों में है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जयपुर के अस्पताल में 35 से 40 मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार 20% केस बढ़े हैं। साल 2018 में 9,500 केस सामने आए थे, वहीं इस साल आंकड़ों में इजाफा होता नजर आ रहा है, जिसकी तस्दीक अस्पताल आ रहे ये मरीज भी कर रहे हैं। जैसे आप केसेस के बारे में बात कर रहे हैं,
तो आप देख सकते हैं ये हमारे केस के स्टेट्स है कि 2018 के अंदर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के हमने आंकड़े दिए हैं, तो पूरे वर्ष भर में 9,566 केसेज आए। दिसंबर में 852 केस थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जनवरी से केसेज का बढ़ना शुरू हो गया। मरीज हलकान, जनता परेशान और नगर निगम लापरवाह। लेकिन आप लापरवाह कतई ना होना। अगर कुत्ते ने काट लिया है तो तुरंत अस्पताल जाइए और रेबीज का टीका लगवाइए। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले सबसे पहले घाव को पानी और साबुन से साफ करें। घाव को एंटीसेप्टिक से साफ करें। घाव पर पट्टी ना लगाएं और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सबसे पहले अच्छी तरह साबुन से रगड़ करके, टैप वाटर से, पानी से अच्छी तरह 10 से 15 मिनट रगड़ करके बहते हुए जो जैसे नल के नीचे उसको धोना चाहिए, क्योंकि मोर देन 70% चांसेस इस बात के होते हैं कि वो उस साबुन में घुल करके वायरस निकल जाता है। ये रेबीज़ नाम का एक वायरस होता है जिससे अगर नहीं किया जाए प्रिवेंशन तो रेबीज़ रोग हो जाता है जिसका कोई इलाज नहीं है। हाइड्रोफोबिया उसका लक्षण होता है, पानी हवा से डर लगने लग जाता है। काट लिया तो इलाज जरूरी है, जो अस्पतालों में भी किया जा रहा है। लेकिन जयपुर में इस खुले और खूंखार का आतंक का इलाज भी बेहद जरूरी है, जिसके लिए नगर निगम को समय रहते जागना होगा और जयपुर वालों को डॉग के डेंजर से बचाना होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में भी अब नगर निकाय स्मार्ट होने जा रहे हैं और इसकी वजह से अब आपको कई काम बस एक क्लिक पर हो जाएंगे और आपको दफ्तरों के चक्रों से मुक्ति मिल जाएगी। अब नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिसों के चक्कर, बस एक क्लिक पर हो जाएंगे कई काम। नगर निकाय के लिए स्मार्ट राज प्रोजेक्ट। राजस्थान में नगर निकाय के दफ्तरों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट राज प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही 1-2 नहीं, करीब 22 काम आप ऑनलाइन कर सकेंगे। स्मार्ट राज प्रोजेक्ट के तहत आप जो काम ऑनलाइन कर पाएंगे उनमें शामिल हैं राजस्व संग्रहण, ट्रेड लाइसेंस प्रबंधन, यूडी टैक्स, अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री, बिलिंग एंड अकाउंटिंग, रेंटल प्रॉपर्टी, डिमांड जनरेशन, लैंड यूज चेंज, स्थायी संपत्तियों का प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, भवन निर्माण स्वीकृति, समस्या समाधान प्रबंधन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम एनओसी, लोक सेवा गारंटी, आरटीआई, लीगल केसेस ट्रैकिंग, नाम ट्रांसफर, जन्म मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन। इतना ही नहीं, स्वायत्त शासन विभाग के मुताबिक वो लोग जिनके पास कंप्यूटर नहीं है या फिर जो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी मदद के लिए इस प्रोजेक्ट को ई मित्र से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जून के आखिरी या फिर जुलाई में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाएगी। इनको हमने जुलाई के आखिर तक का टाइम दिया है और हमारी कोशिश यही है कि जुलाई के आखिर तक हम अपनी सारी लोकल बॉडीज़ के अंदर स्मार्ट राज का पूरा सिस्टम ऑपरेशनल करा दें। लोगों को उसके लिए आना नहीं पड़ेगा। साथ ही हम इसमें एक सुविधा और देने जा रहे हैं कि ई मित्र के साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि जो लोग अनपढ़ हैं या खुद उनके घर में कंप्यूटर या नेट कनेक्शन नहीं है या वाईफाई नहीं है, वो अपने निकटतम ई मित्र पर जाकर के भी उन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल राजस्थान के 33 नगरीय निकायों में इस प्रोजेक्ट का ढांचा पूरी तरह से तैयार हो गया है और यहाँ ट्रायल भी चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि सभी निकायों को जून-जुलाई तक इस सिस्टम से जोड़ दिया जाए। हालांकि अभी से इस प्रोजेक्ट को जबरदस्त पब्लिसिटी मिल रही है और लोग स्मार्ट राज प्रोजेक्ट की तारीफ करने लगे हैं। बहुत सुविधा हो जाएगी, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। कभी इस खिड़की पे जाओ, कभी उस पे जाओ, कभी उधर जाओ, तो सुविधा हो जाएगी। घर बैठे निकल काम होने लगेंगे तो बढ़िया हो जाएगी, सुविधा अच्छी हो जाएगी, घर पे कर लेंगे सब काम। स्मार्ट राज प्रोजेक्ट पर सरकार भारी भरकम खर्च कर रही है और उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के लागू होने से न केवल समय और खर्च की बचत होगी, बल्कि दफ्तरों में भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। लवली वाधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और बात करते हैं जयपुर बम धमाकों के बरसी की। आज 11 साल हो गए हैं।
13 मई 2008 को जयपुर में आतंकियों ने एक के बाद एक बम धमाके किए। इनमें से 70 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से 3 पुलिस के जवान भी शामिल थे। आज कोतवाली थाने में शहीद कांस्टेबल भारत भूषण शर्मा, दीपक यादव और शहनवाज खान को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के साथ पुलिस महकमे के कई आला अधिकारी और कम्युनिटी लाइजिंग ग्रुप के सदस्य भी मौजूद रहे। तेरह मई 2008 को जयपुर शहर में भीषण बम विस्फोट कांड हुए थे, जिसमें बहुत सारे जयपुर शहर के आमजन के साथ साथ ही 3 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। इन सब को आज के दिन इनके 11 साल पूरे होने पे पुलिस थाना कोतवाली में और छोटी चौपड़ पे याद किया गया और इस याद करने के दौरान उनके जो शहीद हुए हैं पुलिसकर्मी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको याद किया गया। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।